नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जन सुनवाई के दौरान मचा हड़कंप, हिरासत में आरोपी। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमची भाई सकरिया है। मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसकी निंदा की है। डॉक्टर की टीम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जांच कर रही है, वह खतरे से बाहर है। मैं दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि जन सुनवाई तो जारी रहेगी मगर उसका तरीका बदलेगा। अब लोग शिकायत लेकर सीधे सीएम के नजदीक तक नहीं पहुंच सकेंगे। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले को राजनीतिक साजिश बताया। सीएम रेखा गुप्ता के हमलावर का है आपराधिक इतिहास, रेखी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला करने वाला आरोपी राजेश खिमची असल में एक क्रिमिनल है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी राजेश खिमची सकरिया पर पहले से ही 5 आपराधिक केस दर्ज थे। इनमें से 4 मामलों में कोर्ट ने उसे निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया था, जबकि एक मामले में अभी सुनवाई बाकी है। इतना ही नहीं, पहले से एक दिन पहले यानी कि 19 अगस्त को वह मुख्यमंत्री आवास की रेकी करते भी देखा गया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मैं सीसीटीवी फुटेज में वह 19 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास की रेकी करते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें कि 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर हमला करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली मित्र ऐप को रेखा गुप्ता सरकार ने दी मंजूरी, नागरिक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे शिकायत। ये दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया कि दिल्ली मित्र ऐप को लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल पर नागरिक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। गौरतलब है कि इस ऐप का विचार आम लोगों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे एक प्रस्ताव में सुझाया था, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पीएम से सीएम की गिरफ्तारी से जुड़े बिल पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए, जिस पर सदन में खूब हंगामा हो रहा है। सरकार ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए बुधवार को संसद में 3 बिल पेश किए। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिलों को पेश किया। शाह ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 बिल को लोकसभा के पटल पर रखा। विपक्षी सांसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और असुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि यह बिल जल्दबाजी में लाने का आरोप सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल को संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा। सभी पक्ष विपक्ष के सांसदों की समिति इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा फरीद की चिल्लागाह दरगाह के आसपास ऐतिहासिक संरचना गिराने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को महरौली के संजय वन इलाके में स्थित आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा फरीद की चिल्लागाह दरगाह के आसपास की 12वीं सदी की बनी ऐतिहासिक संरचना को गिराए जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की आड़ में किसी भी तरह के अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इन स्मारकों को प्राचीन स्मारक माना जाता है, लेकिन एएसआई के अंतर्गत यह संरक्षित स्मारक नहीं है। हालांकि एएसआई के मुताबिक यह दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित 12वीं सदी का स्मारक है। दिल्ली के दरियागंज में बड़ा हादसा, इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत। दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार यानी कि 20 अगस्त को बड़ा हादसा हुआ। इमारत गिरने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि 12:14 पर 3 मंजिला बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरने की खबर मिली। इसके बाद फायर विभाग ने मौके पर 4 गाड़ियां भेजी। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग किया गया। वहीं बचाव कर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली फायर सर्विस यानी कि डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य चल रहा था, तभी इमारत अचानक गिर गई। हालांकि इमारत गिरने के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।
ये सिर्फ हमला नहीं, सीएम को मारने के इरादे से आया था हमलावर। कपिल मिश्रा का बड़ा बयान। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार यानी कि 20 अगस्त को सुबह तब हमला हुआ जब वह जनसुनवाई में जनता की अर्जियां सुन रही थी। उन पर राजस्व खेमची सकरिया नाम के 41 वर्षीय व्यक्ति ने हमला कर दिया। यह कोई सामान्य बात नहीं बल्कि बेहद गंभीर अटैक था। मैं सीएम का हाथ खींचा गया और उन्हें जमीन पर गिराया गया। इस हमले में सीएम रेखा गुप्ता को चोट भी आई है। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने हमले की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, यह कोई साधारण हमला नहीं है बल्कि बहुत ही नफरत से किया गया अटैक है। आरोपी बहुत खराब इरादे के साथ आया था। मुख्यमंत्री को जमीन पर गिराकर मारने की कोशिश की गई है। यह बहुत ही विभत्स था। हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा। दिल्ली में 50 से अधिक स्कूलों को मिली बम की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। ये दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 50 से अधिक स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली है। इसके बाद छात्रों और परिजनों में दहशत फैल गई। में धमकी मिलने की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। साथ ही डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इससे पहले दिल्ली के द्वारका के 3 स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए था, जिससे विद्यार्थियों में दहशत फैल गई और प्राधिकारियों को परिसर खाली कराने पड़े थे। में कुल 32 स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली थी जो बाद में झूठी निकली थी। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सड़क, सीवरेज, कूड़ा और नालों का जिम्मा एक ही एजेंसी को मिलना चाहिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की अवस्थिति नागरिक व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरे शहर के लिए एक ही एजेंसी होनी चाहिए जो सड़क निर्माण, सीवरेज प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण और नालों की सफाई जैसे सभी कामकाज को देखें। मैं दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जैसे लुटियन से दिल्ली में NDMC सभी नागरिक सुविधाओं का जिम्मा संभालती है, वैसे ही पूरी दिल्ली के लिए भी एजेंसी बनाई जानी चाहिए। मैं दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभा M सिंह और जस्टिस मनीत PS अरोड़ा ने कहा कि कई एजेंसियों के बीच तालमेल न होने से प्रबंधन में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है। मैं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली सरकार की मुखिया या संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखकर उनकी राय समेत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला रात भर कहां रुका था, किसने भेजा, अब क्या होगा, आ गई एक एक का डिटेल। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को किसने भेजा, कहां से आया, कहां रुका, क्या वह आदतन अपराधी है, अब उसके साथ क्या होगा, इसकी एक एक डिटेल आ गई है। मैं दिल्ली पुलिस से हमलावर राजस्व भाई खेमची भाई सकरिया की एक एक गतिविधि की जांच कर रही है। मैं थप्पड़ मारने का केस तो बनता ही है, अब उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया गया। यह भी पता चला है कि वह आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ पहले से 5 मुकदमे दर्ज है। कभी कार पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल को मारा था थप्पड़, अब रेखा गुप्ता पर अटैक, सबक क्यों नहीं ले रही पुलिस। ये दिल्ली में नेताओं पर हमले की घटनाएं कोई नई बात नहीं रह गई है। कभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था तो अब बीजेपी नेता व दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक की खबर ने फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इतने बड़े बड़े नेताओं पर हमले के बाद भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कोई ठोस सबक लेती हुई नहीं दिख रही है। अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। मैं कभी उन्हें कार पर चढ़कर थप्पड़ मारा गया तो कभी रोड शो के दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। यह घटनाएं साफ दिखाती है कि सुरक्षा इंतजाम में कहीं न कहीं कमी है। सवाल यह है कि जब एक मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का हाल क्या होगा। दीपावली छठ से 2 महीने पहले ही ट्रेनों की सीटें फुल, यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों का इंतजार। ये त्योहारी सीजन में बिहार व पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग एक बड़ी चुनौती बन गई है। रेलवे 60 दिन पहले ट्रेनों की अग्रिम बुकिंग खोलता है। मैं बुधवार सुबह यानी 20 अगस्त को जैसे ही 19 अक्टूबर की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, दिल्ली से पूर्वांचल और बिहार जाने वाली ट्रेनों की सीटें कुछ ही मिनटों में भर गई। ज्यादातर ट्रेनों में सेकेंड AC, थर्ड AC और फर्स्ट AC तक बुकिंग क्लोज हो गई। मैं जबकि स्लीपर क्लास में भारी वेटिंग देखने को मिली। मैं कुछ ही देर में ही बुकिंग क्लोज और रिग्रेट लिखा आने लगा। दिल्ली में मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे न लगवाना पड़ सकता है भारी, जारी हुआ यह आदेश। राजधानी दिल्ली में स्थित मेडिकल स्टोर संचालकों को अब अपने मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे न लगवाना भारी पड़ सकता है। दरअसल ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर दक्षिणी जिले के जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए मैं लक्ष्य सिंगल IAS जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण दिल्ली भारतीय
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश देता हूं। दिल्ली में शुरू हुआ स्काउट एंड गाइड का 15वां एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन 22 देश ले रहे हैं हिस्सा। जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल्स स्काउट इनके वैक्स के 15वें एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दिल्ली में हुआ। यह उद्घाटन भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल कुमार जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए भारतीय स्काउट एवं गाइड की डायरेक्टर दर्शन पावस्कर ने बताया कि एक एशिया पैसिफिक के रीजन की 15वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। इसमें 22 देशों के 172 प्रतिभागी शामिल हैं। दिल्ली के रोहिणी में कुत्ते पकड़ने गई एमसीडी टीम पर हमला, पुलिस ने केस दर्ज किया, एक गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रोहिणी सेक्टर 3 में सोमवार को एमसीडी अधिकारियों पर कुछ तथाकथित डॉग लवर्स ने हमला कर दिया और टीम से कुत्ता छुड़ा ले गए। घटना थाना के एन काटजू मार्ग इलाके की है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि एमसीडी अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने FIR संख्या 421 से 25 दर्ज की और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक युवक को पकड़ा, जिसकी पहचान भाविक वस्सान उम्र 34 वर्षीय निवासी सेक्टर 3 रोहिणी के रूप में हुई है। सीएम रेखा गुप्ता के हमलावर पर हत्या के प्रयास का केस, स्पेशल सेल करेगी जांच, IB भी जुटी। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में थाना सिविल लाइंस में हत्या के प्रयास के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि हमलावर के खिलाफ धारा 109 क्लोज 1B NS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी को पुलिस से हिरासत में ले लिया गया है। जांच जारी है। पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है। वहीं सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की जांच करेगी। दिल्ली में 2 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, 26 अगस्त तक किस दिन कैसा रहेगा मौसम, जाने पूरी जानकारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही NCR के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस हफ्ते यानी अगले 7 दिनों के दौरान 2 दिन झमाझम बारिश की संभावना जताई है। बीते 24 घंटे पर नजर दौड़ाएं तो मंगलवार को भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा रहा। आगे भी रुक रुक कर हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का क्रम जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर के बाद या शाम के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कल यानी 21 अगस्त को दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहने की, जबकि कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। दिल्ली NCR में बढ़ता हथियारों का खतरनाक खेल, पुलिस की लाठी बनाम अपराधों की AK-47। दिल्ली NCR में अपराधी अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। पिछले 2 सालों में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की हत्या इस बात का सबूत है कि अपराधी अब न सिर्फ हथियारों से लैस हैं, बल्कि उनके पास असॉल्ट राइफल और विदेशी पिस्तौल जैसे घातक हथियार हैं, जो ज्यादातर अवैध बाजारों से खरीदे जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस के पास पुरानी 9mm पिस्तौल, जर्जर राइफलें और कई बार तो सिर्फ लाठियां ही हैं। अवैध हथियारों का यह कारोबार अब NCR में तेजी से फैल रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP यानी कि क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक बिहार के मुंगेर के अलावा पश्चिमी UP का बुलंदशहर, मध्य प्रदेश का मऊ और अब राजस्थान का डीग क्षेत्र भी नकली हथियार बनाने का गढ़ बन गया है। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए अटैक पर आया केजरीवाल का रिएक्शन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आज सुबह जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। आरोपी को पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपी गुजरात के राजकोट का है और खुद का नाम राजेश भाई सकरिया बताया। रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन आया। केजरीवाल ने कहा कि विचारों का मतभेद स्वीकार है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। आपके सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हो।
अच्छी खबर, ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर बनेगा फुट ओवर ब्रिज, पैदल यात्रियों को बड़ी राहत। ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण परी चौक पर फुट ओवर ब्रिज यानी कि FOB का निर्माण कराएगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसके बनने से लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी। मैं बता दें कि परी चौक पर ट्रैफिक का सबसे अधिक दबाव रहता है, वाहनों की आवाजाही हमेशा लगी रहती है। ऐसे में पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में काफी दिक्कत होती है, हादसे की आशंका बनी रहती है। नोएडा की तरफ और यमुना एक्सप्रेसवे से होकर जाने वाली ज्यादातर बसें परी चौक पर ही आकर रुकती है। मैं दूसरे तुगलपुर गांव के लोगों को परी चौक के समीप स्थित प्राचीन झाड़े वाले मंदिर जाने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को पार करना पड़ता है। हादसे की आशंका को देखते हुए FOB बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मैं प्राधिकरण ने पैदल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए FOB बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। दिल्ली सरकार ने EWS स्टूडेंट के लिए वर्दी की रकम बढ़ाई। अब किस क्लास के बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे? ये दिल्ली सरकार ने स्कूलों में EWS के छात्रों को वर्दी नहीं देने का फैसला किया। इसके बदले सरकार ने पहले से दी जा रही रकम में कुछ बढ़ोतरी करने पर मंजूरी दे दी है। इस संबंध में कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दायर कर बताया गया कि मंत्रिपरिषद ने छात्रों को अगले सत्र में भी वर्दी नहीं देने का निर्णय किया। जस्टिस नितिन वासुदेव और जस्टिस अनिश दयाल की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने इस विषय पर विचार किया कि सरकारी स्कूल के EWS एवं वंचित वर्ग के छात्रों को वर्दी वितरित करना संभव नहीं है। इसके बदले पहले से वर्दी के एवज में दी जा रही रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है। पहले से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को 1100 की जगह 1250 रुपये मिलेंगे। वहीं 14% की बढ़ोतरी 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को अब 1400 की जगह 1500 रुपये मिलेंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अब 1500 की जगह 1700 रुपये मिलेंगे। इस चांदनी चौक में कई दुकानें सील होंगी। MCD ने नोटिस जारी किया। व्यापारियों में चिंता और आक्रोश। ये त्योहारी सीजन में चांदनी चौक के व्यापारी चिंता में हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी 2 दशक से ज्यादा पुरानी दुकानें सील न हो जाएं। दरअसल राजधानी में एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं चांदनी चौक बाजार में MCD की ओर से 2 अलग अलग क्षेत्र में करीब 80 दुकानों को सील करने के लिए नोटिस जारी किए गए। इससे व्यापारियों में आक्रोश है। MCD की ओर से बीते दिनों चांदनी चौक क्षेत्र के काटरा नील में 2 दुकानों को सील किया गया। दुकानदारों ने बताया कि 20 अन्य दुकानों को सीलिंग के नोटिस जारी किए गए। इसके बाद अब कुचा महाजनी की बिल्डिंग संख्या 1240 में अवैध निर्माण बताकर सीलिंग का नोटिस चस्पा कर दिया गया। 27 साल पुरानी इस बिल्डिंग में 50 दुकानें हैं और अब इन सभी पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है। दुकानों का कहना है कि 2 बिल्डरों की लड़ाई में MCD 50 दुकानों को सील कर दुकानदारों का रोजगार खत्म करने का प्रयास कर रहा है। यमुना सिटी के सेक्टर 28 में ग्रीन पार्क बनेगा। जानिए क्या क्या होंगी सुविधाएं। जो ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 28 में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में 8.5 एकड़ जमीन पर ग्रीन पार्क विकसित किया जाएगा। इसको बनाने पर 66 लाख रुपए खर्च होंगे। पार्क का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। पार्क में पाथवे, घास के टीले और फूलों की बगियां समेत लोगों के लिए बेंच और शेड की सुविधा होगी। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क 350 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। मैं MCD में ग्रीन पार्क के अलावा खाने पीने के लिए वयोस्क की व्यवस्था होगी। प्राधिकरण ने सेक्टरों में भी पार्क विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिल्ली एम्स में अब बर्न और एसिड अटैक पीड़ितों की मुफ्त करेगा सर्जरी। अमेरिकी डॉक्टर भी करेंगे मदद। जो एम्स का प्लास्टिक सर्जरी विभाग रोटाप्लास्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर जले हुए निशान और त्वचा की सिकुड़न की मुफ्त सर्जरी करेगा। रोटरी क्लब रिस्टोरिंग स्माइल्स का भी सहयोग रहेगा। अमेरिका और फिलीपींस के विशेषज्ञ एम्स के डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग देंगे। मैं देश भर से आए 51 योग्य मरीजों की मुफ्त सर्जरी की जाएगी। पुलिस ने शोरूम के मालिक को किया गिरफ्तार। जांच में हुए कई बड़े खुलासे। जब पश्चिमी दिल्ली में राजा गार्डन स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग लगने के मामले में पुलिस ने शोरूम के मालिक मानस महाजन को गिरफ्तार कर लिया है। मैं क्राइम टीम और FSL को जांच के दौरान के पता चला कि आग से बचाव के लिए शोरूम में मालिक की ओर से गंभीर लापरवाही बरती गई। वहां आग से बचाव के सुरक्षा उपकरणों की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं शोरूम में इक्का दुक्का जगह अग्निशामक यंत्र मौजूद थे, उनका भी इस्तेमाल नहीं हुआ था।
मैं शोरूम में किसी भी आपात समय के लिए अलग से कोई निकास या सीढ़ी मौजूद नहीं थी। ऐसे में लापरवाही की वजह से 4 जिंदगियां मौत के काल में समा गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।